अधिगम के बारे में बात करेंगे। और अधिगम के अंतर्गत हम कारकों की बात कर रहे थे या अनुकूलन परिस्थितियों की बात कर रहे थे। हमने मनोवैज्ञानिक और अन्य कारकों की बात की। आज हम जो बात करने जा रहे हैं सामाजिक कारक। हम ये जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रह कर के ही वह अपने क्रियाकलाप करता है और उन कार्यों को करने से पहले वह समाज में दूसरों को देख करके सीखता है। तो उसमें सबसे पहला जो है वो है अनुकरण। कोई भी व्यक्ति, हम ये कहते हैं जनरली कि अपनी माँ के गर्भ से सीख करके नहीं आता, वो अनुकरण करके सबसे पहला सीखता है कि समाज में रह करके किसी भी कार्य को देखता है पहले कि अन्य व्यक्ति उस कार्य को किस प्रकार कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। तो उनके कार्यों से प्रभावित होकर वह उनके द्वारा ही सीखता है। अपने कार्यों को समाज में रह करके समाज के व्यक्तियों के द्वारा अनेक प्रकार से वो सीखता रहता है। किम्बल यंग एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि जो अनुकरण है वो है किसी दूसरे के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उनको देख करके उसके लिए सीखना। जैसे कि हम अगर बात करें हमारे रीति रिवाजों की या भाषा की, वह बालक जो है वो अनुकरण द्वारा ही सीखता है। अनुकरण करके दूसरों को देख देख करके वह सीखता है। जैसे छोटा बालक है, हम उसका उदाहरण लेते हैं, तो बालक को सबसे पहले भाषा की बात करें तो वो अपनी माँ से, अपने पिता से या अपने परिवारजनों से अनेक बातें सीखता है। जिस प्रकार से मम्मी पापा पहले उसको सिखाया जाता है और वह उसी अनुरूप उसका अनुकरण करता रहता है। रीति रिवाज, जैसे कोई भी समाज में रहता है तो उस समाज में अनेक रीति रिवाज अपनाए जाते हैं और उन रीति रिवाजों को समाज में रहकर वह उसका अनुकरण करके सीखता है। दूसरा हमारा जो सामाजिक कारक है वो है सुझाव। सुझाव भी एक ऐसा कारक है, सामाजिक कारक है। जो व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उसके लिए उसको सुझाव देने के लिए अन्य व्यक्ति कहते हैं कि इस कार्य को किस प्रकार करना चाहिए, तो वह भी उसको महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करता है कि उसके जो सुझाव हैं किसी भी कार्य के लिए, जब उसको सुझाव दिए जाते हैं उस बालक को या उस व्यक्ति को, तो उस सुझावों के अनुरूप अपने कार्यों को करता रहता है। और तीसरा है उसके बाद निर्देश। सामाजिक कारकों में तीसरा महत्वपूर्ण जो है वो है निर्देश। किसी बड़े व्यक्ति द्वारा या विद्वान व्यक्ति द्वारा कुछ निर्देश दिए जाते हैं या इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके भी सीखते हैं। और सीखना जो है वो निर्देशों के द्वारा भी सीखा जाता है कि किस प्रकार कार्य को करना है, उसके लिए एक निर्देश दिए जाते हैं। मान लीजिए एक बालक एक विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसको बताया जाता है कि विद्यालय में किस प्रकार प्रवेश करना है, या घर में रहता है तो घर के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि किस प्रकार से उसको कार्य करने हैं, अपने बड़ों का आदर करना है, बड़ों का सम्मान करना है। तो ये सब निर्देश उसके जीवन में उसको सिखाते हैं कि किस प्रकार से वह अपने कार्य को सीख सकता है और उसके अनुरूप भी वह कार्य करता है। नेक्स्ट है उसके बाद सहयोग। सहयोग भी अपना महत्वपूर्ण कार्य करता है सीखने में, कि जब किसी कार्य को कर रहा है तो उसके लिए उसको सहयोग दिया जाता है, किस कार्य को किस प्रकार से करना है, तो उसके सहयोग उसको सिखाते हैं किस प्रकार से किसी कार्य को हम कर सकते हैं। जब उसकी सहयोगी क्रियाएं उसको प्रभावित करती हैं और समाज में रह करके ही अन्य व्यक्तियों के द्वारा उसको सहयोग दिया जाता है कि इस कार्य को कैसे करना है। अगर सही कार्य करता है तो उसको कहा जाता है ये कार्य इस प्रकार से बहुत अच्छा किया और तू थोड़ा सा और इसको अच्छे ढंग से कर सकता है। तो ये सहयोगी क्रिया भी अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है एक सामाजिक कारक के रूप में सीखने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रशंसा व निंदा।
निंदा। जो कार्य समाज में करता है व्यक्ति या समाज में सीखता है, अगर वह कार्य अच्छे होते हैं तो उसके लिए उसकी प्रशंसा की जाती है कि वाह बहुत अच्छा, तो वह कार्य को सरलता से सीख जाता है। और जो निंदनीय कार्य होते हैं, अगर उसकी निंदा होती है कि ये कार्य तेरा ठीक नहीं है, इस कार्य को इस प्रकार से मत कर, तो समाज क्या करता है, समाज के व्यक्ति क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को सीखने के लिए उसको प्रभावित करते हैं, उसकी निंदा करके या प्रशंसा करके। प्रशंसनीय कार्य जब भी कोई बालक करता है या व्यक्ति करता है और उसलिए उसको प्रशंसा मिलती है कि वाह बहुत अच्छा किया, तो दूसरी बार उस कार्य को करेगा, तो उस कार्य को निरंतर सीखता चला जाता है। और दूसरी तरफ अगर निंदनीय कार्य करता है कि उस समाज में निंदा की जाती है कि इस कार्य को करने से ऐसा क्यों किया, तुमने गलत किया, ये कार्य नहीं करना चाहिए, तो अगली बार उस कार्य को नहीं करता। तो इस प्रकार से वह इस बात को सीखता है कि कौन से कार्य समाज में रहकर करने हैं और कौन से नहीं करने, तो उसको समाज में रहना आ जाता है कि समाज में किस प्रकार से अपने कार्यों को सही ढंग से करना है, और जो कार्य उसके लिए आवश्यक नहीं है, जो कार्य उसको समाज में रह करके नहीं करने, तो उसके लिए जब उसकी निंदा की जाती है तो उन कार्यों को वो अगली बार नहीं करता। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, ये थे सहयोगी कार्य। अब हम बात करेंगे सीखने को प्रभावित करने वाले कार्य। सीखने को प्रभावित करने वाले कार्य। सीखने को प्रभावी ढंग से बनाने के लिए मनोविज्ञान की हम बात करें तो उसके लिए सबसे पहला है अभिप्रेरणा, या जिसको मोटिवेशन भी कहा जाता है। सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों में अभिप्रेरणा का बहुत बड़ा रोल रहता है। अभिप्रेरणा या प्रेरक किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो उसके लिए अगर यह कहा जाए कि ये कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, तो वह कार्य बहुत सरलता से सीखा जाता है और उस कार्य को आगे भी बढ़ाता रहता है बालक या व्यक्ति। तो उसके लिए अगर हम बात करें प्रतियोगिता की, अभिप्रेरणा में या मोटिवेशन में सबसे बड़ा जो रोल रहता है वो प्रतियोगिता का रहता है कि दूसरे व्यक्तियों के साथ वो प्रतिस्पर्धा करके एक व्यक्ति दूसरे को देख करके सीखता है, और उसके साथ अगर प्रतियोगिता हो किसी कार्य को, जैसे हम पढ़ने के लिए भी कहते हैं सिखाने, जब उसको पढ़ना सिखाते हैं तो दूसरे को देखता है कि ये मेरे से अच्छा कार्य कर रहा है, तो उसका प्रभाव उस पर अवश्य में पड़ेगा। तो वो प्रतियोगिता जो है, लेकिन एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, प्रतियोगिता दो तरह की होती है। एक तो होती है हेल्दी कंपटीशन जिसको बोला जाता है, एक ऐसी प्रतियोगिता जिसके लिए दूसरे को देख करके सीखता है, और एक होता है कट थ्रोट कंपटीशन। ऐसी प्रतियोगिता को निरुत्साहित करना चाहिए। अगर बालक ऐसी प्रतियोगी भावना रखता है कि दूसरे को हरा करके मुझे जीतना है, तो वो सीखना तो उसका होगा, लेकिन वो सीखना उसको आगे चल करके परेशान कर सकता है। अगर उसके अंदर हेल्दी कंपटीशन है, वो किसी भी कार्य को सीखता है दूसरे के साथ प्रतियोगी भावना रख करके कि इस कार्य को दूसरे से अच्छा करना है और दूसरे से बेहतर करना है, न कि उसके साथ वो कंपटीशन रखे कि ये कार्य दूसरे से अच्छा करूँगा, उसको गिरा करके नहीं, उसके साथ रह करके उस कार्य को करना। तो प्रतियोगिता जो है वो अभिप्रेरक के रूप में अपना कार्य करती है, किस प्रकार से वह अपने कार्य को अच्छे ढंग से कर सकता है और सीख सकता है। दूसरा, प्रतियोगिता के साथ साथ पुरस्कार व धन। पुरस्कार व दंड। क्लास में भी जब बच्चा पढ़ता है तो उसको अगर वो बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ रहा है, क्लास में फर्स्ट आता है, उसके विभिन्न प्रकार से टेस्ट लिए जाते हैं,
तो उसको पुरस्कार प्रदान किया जाता है कि वाह बेटा तूने बहुत बढ़िया किया, तो उसको पुरस्कार के रूप में कोई वस्तु या पुरस्कार के रूप में उसको शाबाश दी जाती है। दूसरी तरफ वह सीखता है, अगर गलत ढंग से सीख रहा है तो उसको दंड भी दिया जाता है कि इस कार्य को इस प्रकार के इसलिए तुझे दंडित किया जाता है। तो दंड भी मनोवैज्ञानिक रूप से ये मानते हैं कि दंड इस प्रकार का हो कि उसका संबल ना टूटे, बल्कि उसको अभिप्रेरणा मिले, उसको मोटिवेशन मिले। ऐसा नहीं उसको अगर दंड दे कि ये कार्य किया है तो उसको 2 चांटे मार दिए या उसको सजा दे दी कि धूप में खड़ा हो जा, तो वो निश्चित रूप से उस कार्य को तो नहीं करेगा, लेकिन उस दूसरे कार्यों के लिए भी उसको प्रभावित करेंगे। तो निंदा भी अगर करनी है तो उसको कहें कि नहीं, ऐसा कार्य करने से बेटा यही नुकसान हो जाता है, तो उसकी अगर हम इस प्रकार से उसको दंडित करते हैं कि नहीं अब ये कार्य आगे से नहीं करना बेटा, अगर करेगा ऐसा तो तुझे ये सजा मिल सकती है, सिर्फ इतना कहना है, बल्कि उसको वो सजा दी ना जाए। और इसलिए उसको अभिप्रेरित करने का मात्र है, ना कि उसको किसी कार्य के लिए निरुत्साहित करने का। दंड का प्रावधान इसलिए ही रखा गया था ताकि वह उस कार्य को और अच्छे ढंग से सीख सके, ना कि किसी कार्य को जो सीख रहा है वो इस प्रकार से सीखे या इस प्रकार से उस पर प्रभाव पड़े कि आगे से वो कार्य करे ही ना। तो अभिप्रेरणा में दंड का व पुरस्कार का ये प्रावधान जो रखा गया कि उसको अभिप्रेरक के रूप में अगर उसको पुरस्कृत किया जाता है, वह दूसरे बालकों को भी देखता है, जब वो दूसरों को पुरस्कृत किया जा रहा है तो उसके मन में भावना आती है कि मुझे भी ये कार्य करना चाहिए, तो दूसरा भी उससे मोटिवेट होता है और उस कार्य को और अच्छे ढंग से करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है शारीरिक तथा मानसिक वातावरण। शारीरिक तथा मानसिक वातावरण। अगर किसी भी बालक द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसके द्वारा उसको अगर शारीरिक रूप से वह स्वस्थ है और उस कार्य को करता है तो बहुत बढ़िया ढंग से उस कार्य को कर सकता है, और अगर शारीरिक रूप से अस्वस्थ है तो वो कार्य को उस प्रकार से नहीं कर पाएगा जिस प्रकार से वो कार्य को अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो उसका मानसिक वातावरण, उसका शारीरिक वातावरण, चाहे वो पारिवारिक परिवेश की हम बात करें तो पारिवारिक परिवेश में अगर कलह क्लेश होते हैं तो उसके सीखने में प्रभाव डालेंगे, और अगर उसको पारिवारिक रूप से अच्छा वातावरण मिला हुआ है तो उसकी मानसिक स्तर उसका काफ़ी स्ट्रांग होगा, उसका जो मनोबल है वो टूटेगा नहीं। और अगर घर में झगड़े क्लेश होते हैं तो उसका प्रभाव अलग ढंग से पड़ेगा। तो इसलिए यह माना जाता है कि शारीरिक और मानसिक वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। अगर बालक शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो उसके द्वारा जो भी कार्य सीखा जा रहा है उसका प्रभाव उस पर बहुत अधिक पड़ेगा, वह कार्य को सही ढंग से नहीं सीख सकेगा। और अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ है तुरंत रूप से, तो उस कार्य को अच्छे ढंग से सीख सकता है, और उसके बाद उस कार्य को सीखने के बाद जब उस कार्य में अपने को वह मान लेता है कि अब इस कार्य में निपुण हो गया हूँ और सीखने का प्रयास करता है, क्योंकि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है। अगर वह शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा और उसके द्वारा जो सीखा जाएगा वो अधिक प्रभाव डालेगा। और दूसरा, अगर मानसिक रूप से भी वह स्वस्थ है, दोनों रूप से शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अगर स्वस्थ है तो उसका द्वारा जो सीखा जा रहा है वो अत्यधिक प्रभावी होगा। इसलिए ये जो कारक है उसका शारीरिक और मानसिक ये दोनों प्रकार का बालक का मोटिवेशन भी देता है और उसको सही ढंग से किसी कार्य को सीखने के लिए उसको एक योग्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे परिपक्वता की। परिपक्वता का अर्थ यहाँ पे यह है कि जैसे जैसे हमारी
आयु बढ़ती जाती है, या जैसे जैसे किसी भी प्राणी की, मनुष्य की आयु बढ़ती जाती है, तो उसमें एक परिपक्वता आती है। इसलिए जो पढ़ाने के लिए हम निर्धारित की गई अवधि कि इस वर्ष तक के आयु वर्ग के बालक इस कक्षा में पढ़ेंगे, तो उसका कारण सबसे बड़ा वही कारण है, परिपक्वता। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स कहते हैं हमारा बालक मानसिक रूप से बड़ा परिपक्व है, ये मान लेते हैं, लेकिन उसका शारीरिक पक्ष भी कहीं ना कहीं उसका रखता है, अपना एक स्थान रखता है। जैसे मान लीजिए 5 वर्ष के बालक को अगर कहें कि ये 8वीं कक्षा में इसको सीधा प्रमोट कर दीजिए, ऐसे कई पेरेंट्स होते हैं कि हमारा बालक सीधा उससे बड़ी कक्षा में प्रमोट हो जाए, लेकिन आगे चलकर उसके लिए वो समस्याएं आएंगी, क्योंकि जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है तो उस प्रकार से उसका मेंटल लेवल भी उस प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि यह औसतन रूप से देखा जाता है, सामान्यतः देखा जाता है कि आयु वर्ग के अनुसार ही हमारा मेंटल लेवल बढ़ता है, और क्योंकि उसकी जो एक्चुअल आयु है उसके मानसिक स्तर को प्रभावित करती है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि बालक को उससे बड़ा सिखाया जाए, उससे आगे सिखाया जाए। जैसे हम मानते हैं कि अगर 1 माह के बालक को हम सिखाएं कि वो चले, तो वो उसके अंग परिपक्व नहीं है, इसलिए उसको चलना नहीं सिखा सकते। उसके लिए एक विशेष आयु का होना आवश्यक है। मान लीजिए वो बालक अगर 1 वर्ष का है और फिर उसको चलना सिखाते हैं, तो उसके द्वारा जो सीखा जाएगा उसके आयु के अनुसार उसमें परिपक्वता आएगी और वो उस कार्य को बहुत बेहतर ढंग से सीख सकता है। इसी प्रकार से उसके द्वारा जो भी सीखा जाता है वह तभी प्रभावी होगा अगर उसके अंदर परिपक्वता होगी। अगर वह आयु के अनुसार परिपक्व नहीं होगा तो उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपरिपक्वता से सीखा गया जो कार्य है वह किसी भी प्रकार से प्रभावी नहीं हो सकता। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण लेंगे, बाल विवाह प्रथा को रोका गया। क्यों रोका गया? छोटी आयु में ही विवाह कर दिए जाते थे, तो वो इतना आयु में परिपक्व नहीं होते। आयु के अनुसार क्योंकि परिपक्वता, अंगों में भी परिपक्वता आती है, हमने बात की थी। वो अगर बाल विवाह कर दिया जाता है तो उसके अंदर वो अंगों की परिपक्वता नहीं आती है, तो इसलिए जो मृत्यु दर था वो बढ़ता था। कारण क्योंकि उसके अंदर परिपक्वता नहीं है उस कार्य को कर सकने की, उसके योग्य नहीं है, इसलिए बाल विवाह प्रथा जो थी उसको बंद किया गया। तो ऐसी कई प्रथाएं पहले प्रचलित थी, लेकिन मनोवैज्ञानिक आधार पर यह देखा गया कि परिपक्वता के आधार पर ही जो कार्य है किए जाने चाहिए, या बड़ी आयु का होकर के उसको स्कूल में भेजा जाता था। पहले ऐसा सिस्टम था कि काफ़ी बड़ी आयु का जब बालक हो गया तो उसको स्कूल में भेजा जाए, उससे पहले उसको स्कूल में नहीं भेजा जाए। तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य है, उसके द्वारा जो सीखा गया कार्य है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी आयु की परिपक्वता का प्रभाव उस पर डालेगा। अब हम बात करेंगे इसमें सीखने में अध्यापक की भूमिका या सीखने में अध्यापक द्वारा किए जाने वाले कार्य। स्टूडेंट्स, सीखने में एक अध्यापक का बहुत बड़ा स्थान रहता है कि जब बालक एक कक्षा में प्रवेश करता है तो उस पर सबसे ज़्यादा एक शिक्षक का प्रभाव रहता है। हम कई बार इस बात को नोटिस भी करते हैं कि घरों में यह देखा जाता है कि बालक स्कूल से जो सीख करके आए, टीचर ने सिखा दिया, मान लीजिए कि एटिकेट, तो बालक को घर पे आकर के कहा जाता है कि बेटा एटिकेट नहीं होता, CAT
कैट होता है। तो बालक ये बात कहता है कि जो शिक्षक ने मुझे बताया वो ही सही है, और वो उसके प्रति उसका एक तर्क भी दे देता है कि किट कैट का उदाहरण देता है कि उसके पीछे भी तो KAT कैट ही लिखा होता है। उसको लाख समझाने पर भी उस बात को नहीं मानता। तो यह बात इस बात को सिद्ध करती है कि अध्यापक सीखने में अपना एक प्रभावी रोल निभाता है, और उसके द्वारा जो सिखाया जाता है वही बालक अक्षरशः उसको सीखता है। अर्थात सबसे ज़्यादा अगर वह बालक अनुकरण करता है जब वो स्कूल में दाखिल होता है, तो सबसे ज़्यादा अगर वो अनुकरण करता है तो अपने अध्यापक का करता है। अध्यापक द्वारा जो भी उसको सिखाया जाता है और वो तभी उसकी परिपक्वता को सिद्ध करता है, उसके सीखने को सहायक सिद्ध करता है, अगर वह कहीं ना कहीं रूप से उसको अपना प्रभाव उस बालक पर छोड़ता है। तो अध्यापक की बात हम कर रहे थे, अध्यापक से संबंधित तथ्यों की बात कर रहे थे। तो उसमें पहला तथ्य आता है शिक्षण विधि कक्ष में विद्यार्थी द्वारा जो बालक द्वारा सीखा जाता है उसमें शिक्षण विधि अधिक रूप से अपना प्रभाव डालती है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने अनेक शिक्षण विधियों का निर्माण किया और पढ़ाने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग किया गया। केवल मात्र एक ही विधि नहीं रखी जाती। अगर वह बालक को हिंदी पढ़ाया जा रहा है, मान लीजिए कविता पाठ पढ़ाया जा रहा है, उसको कविता विधा काव्य विधा सिखाई जा रही है, तो उस काव्य विधा के लिए हम उसके लिए क्या करते हैं, शिक्षक क्या करता है, गीत प्रणाली का उपयोग करता है। जैसे और उसका उसके ऊपर बालक पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से हम बात करें कि एक बालक को अगर सिखाया जा रहा है गीत प्रणाली द्वारा, तो बालक क्या करेगा, घर पर भी जाकर के उसको गुनगुनाएगा। जैसे मान लीजिए सूरदास की कविता को लेते हैं, उसको सिखाते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो अगर एक शिक्षक द्वारा इस प्रणाली को काव्य विधा में अपनाया जाता है, उसको पढ़ाया जाता है इस विधि द्वारा, तो अधिक रूप से उसके ऊपर प्रभाव डालेगा, उसके सीखने के ऊपर। और दूसरी विधि, एक और विधि का यहाँ हम उदाहरण ले सकते हैं, अभिनय प्रणाली। अभिनय विधि द्वारा अगर एक शिक्षक पढ़ाता है और अगर वो नाटक विधा को पढ़ा रहा है, तो नाटक विधा में मान लीजिए किसी भी वो सीन को क्रिएट करता है, वहाँ पे उन बच्चों के सामने उसको पेश करता है। एक तो बिना उसके प्रणाली के, अभिनय प्रणाली के मान लीजिए बालक को पढ़ाया जा रहा है, तुम इस प्रकार से रत्ना इस प्रकार से कार्य करोगी तो तुम ठीक नहीं है। और अगर शिक्षक उसका रोल अदा करके, रत्ना यहाँ पे एक कैरेक्टर है, रत्ना वो नाम सामने लिखा और उसी को बोल रहा है अध्यापक, और रत्ना का रोल अदा करके तुम्हारा इस प्रकार से जो किया गया व्यवहार है वो ठीक नहीं है, तो बालक पर उसका प्रभाव अधिक पड़ेगा, उसके सीखने का अंदाज कुछ और होगा। क्योंकि अध्यापक द्वारा अलग, इसीलिए कहा गया है कि अध्यापक द्वारा अलग अलग प्रणालियाँ, अलग अलग विधियाँ अपनाई जाए जो उसके सीखने को, बालक के सीखने को अधिक रूप से प्रभावी बना सकें। नेक्स्ट हम बात करेंगे सफलता का ज्ञान। शिक्षक की भूमिका में वह बालक की सफलता व असफलता भी देखता है कि बालक को जो सिखाया गया है वो उसके ऊपर किस प्रकार से उस कार्य को कर रहा है। उसके लिए उसकी मूल्यांकन विधियां अनेक प्रकार से मूल्यांकन करता है। अध्यापक बालकों की अनेक प्रकार से परीक्षा लेते हैं, चाहे वो मौखिक रूप से ले या लिखित रूप से ले, तो उसका सीखना कहाँ तक बढ़ सका है, उसकी अंदर जो उसको सिखाया जा रहा है वो उसको कहाँ तक सफल कर रहा है, उसके लिए अलग अलग मूल्यांकन विधि एक अध्यापक द्वारा अपनाई जाती है। और उसका मूल्यांकन करके, चाहे मौखिक रूप से हो या लिखित रूप से हो, तो उसका भी प्रभाव उस बालक पर पड़ता है। क्योंकि अध्यापक कक्षा में बालक के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है
उसके साथ उसका तारतम्य बना रहता है। और उस तारतम्यता के लिए अध्यापक उसकी सफलता का ज्ञान तभी कर सकता है अगर उसके साथ उसका प्रॉपर इंटरेक्शन होता है। एक कक्षा में अगर विद्यार्थी इस प्रकार से उसको अध्यापक देखता है कि कितनी सफलता उसने हासिल की, इसलिए एक कक्षा से दूसरी कक्षा, दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा, क्यों? क्योंकि उसकी सफलता का निर्धारण उसी प्रकार से एक शिक्षक द्वारा किया जाता है, विभिन्न प्रकार से मूल्यांकन करके, कि बालक द्वारा जो भी सीखा गया है वह कितना अधिक या कितना कम सीखा गया है। उसके मार्क्स रखे जाते हैं कि ये कार्य कक्षा में मान लीजिए किसी विषय को पढ़ाया जा रहा है तो एक विषय में एक विद्यार्थी 90% अंक लेता है, एक विद्यार्थी 85% अंक लेता है, या एक विद्यार्थी असफल भी रह जाता है। जरूरी नहीं कि उसको सफलता मिले, प्रत्येक विद्यार्थी को सफलता मिल सके, जरूरी नहीं, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी कि उसको वातावरण, घर का वातावरण, उसका शारीरिक वातावरण, उसका पर्यावरण, उसका जो पारिवारिक वातावरण है उसको कहीं ना कहीं रूप से प्रभावित करता है। तो उसकी सफलता का ज्ञान अध्यापक यह पता लगाकर करता है कि उसका मेन मोटिव ये होता है कि बालक को सफल किया जाए, किस प्रकार से उसके द्वारा जो सीखा जा रहा है वह ज़्यादा प्रभावी बन सके। और वो इसलिए वो उसकी जो कमियां हैं वो ढूंढता है कि उसके लिए फिर उसका रेमेडाइज करता है कि इसका उपचार किस प्रकार से किया जाए, या उसका निदानात्मक कई कंसेप्ट ढूंढता है कि किस प्रकार से उसका उपचार और निदान हो सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे अध्यापक के कार्यों के अंतर्गत अभ्यास। अध्यापक बालकों को अभ्यास भी करवाता है। वो अभ्यास के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उसके लिए विधियां अपनाता है और उसके लिए अनेक प्रकार से उस बालक को मोटिवेट भी करता है और उसको अनेक प्रकार से उस पर अपना प्रभाव भी रखता है। लेकिन उसका प्रभाव यहाँ पे ये बात रखनी पड़ेगी, सकारात्मक रूप से पड़े, ना कि नकारात्मक रूप से, क्योंकि एक शिक्षक जब कक्षा में पढ़ा रहा है तो बालक को बार बार उसको प्रैक्टिस करवाता है, उसको समझाता है। तो अगर उसके द्वारा जो प्रैक्टिस करवाया गया है एक शिक्षक के द्वारा, अगर उसका सही अभ्यास उस बालकों के द्वारा किया जाता है तो उसका प्रभाव अनेक प्रकार से और अच्छे ढंग से उस पर उसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, हम ये बात कहते हैं। और शिक्षक, अच्छा शिक्षक वही है जो बार बार उसका अभ्यास करवाता रहे। अगर बार बार बालक को अभ्यास करवाया जाता है तो उसके द्वारा जो सीखा गया है, वो उसके द्वारा जो कमियां रह गई हैं, अगले अभ्यास में वो कमी दूर हो जाती है। और इसके लिए कहा भी है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और अलग अलग प्रकार से उस पे अभ्यास करवाए जाते हैं। मान लीजिए किसी विधि के द्वारा वो बालकों को सिखाया जा रहा है तो उस विधि का उन बालकों को समझ नहीं आ रहा, तो अध्यापक को चाहिए कि दूसरी विधि द्वारा उसको समझाए। अगर वो दूसरी विधि द्वारा उसको समझाता है तो उसके द्वारा जो भी अभ्यास करवाया जाएगा वो सफलतम रूप से, उसका जो प्रयास है वो उसको सफलतम रूप में उसको प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है आयु। आयु भी एक शिक्षक जो है उसका बच्चों की एज का भी ध्यान रखता है कि किस आयु में बालक को क्या सिखाना चाहिए। इसलिए पाठ्यक्रम का जो हम फॉर्मेट बनाते हैं स्कूल में, पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाता है। विभिन्न कक्षा प्रणालियों को बनाया जाता है कि इस कक्षा में ये वर्ग के विद्यार्थी रहेंगे। अगर आयु के अनुसार वह बालक को सिखाया जाता है एक शिक्षक के द्वारा, एक निश्चित आयु में ही उसको निश्चित ज्ञान दिया जाता है, तो वो ज्ञान प्रभावी रूप से अपना कार्य करेगा और बालक भी उसको अच्छे ढंग से सीख पाएगा। और दूसरी तरफ हम बात करें कि आयु को ध्यान में ना रख करके अगर उस बालक को सिखाया जा रहा है तो उसका प्रभाव अलग ढंग से पड़ेगा। मान लीजिए कम आयु का बालक है और उसको बड़े ज्ञान की बात बताई जा रही है तो उसकी समझ में नहीं आएगी, या बड़े ज्ञान की बात भी अगर बालक को बतानी है कम आयु के तो उसके लिए वह उसी रीति के अनुसार चले कि बालक उसको सही ढंग से समझ पाए, ना कि
अगर उसको वो बड़ी भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करके छोटे बालक को सिखाएगा तो बालक की समझ में नहीं आएगा। तो आयु का भी एक अध्यापक उसके अंदर सिखाने के अंदर ध्यान रखता है कि किस आयु वर्ग के बालक को किस प्रकार से सिखाया जाए। आयु के बाद हम बात करते हैं बालक की रुचि। बालक की रुचि। एक अध्यापक, क्योंकि मैंने पहले बात की थी कि बालकों के साथ, बच्चों के साथ उसका डायरेक्ट इंटरेक्ट होता है, इसलिए वह बालकों की रुचि को भी जानता है कि किस प्रकार से, क्योंकि विभिन्न आयु वर्ग के बालकों की विभिन्न रुचियां रहती हैं। अगर उसको मनोरंजक ढंग से पढ़ाया जा रहा है, छोटे बालक को मान लीजिए खेल विधि द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो उसके ऊपर उसका प्रभाव अलग रहेगा। तो इसलिए शिक्षक की भूमिका में उसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि बालकों की रुचि किस प्रकार की है। अगर उनकी रुचि के अनुसार उनको कार्य सिखाया जाए, जो भी कार्य उनको सिखाया जा रहा है, तो उसका प्रभाव अलग ढंग से पड़ेगा। और अगर उनकी रुचि को ध्यान में न रख करके अरुचिकर रूप से उसको पढ़ाया जाए या सिखाया जाए तो वह ज़्यादा उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं रख सकेगा, क्योंकि एक अध्यापक ही बेहतर जानता है कि बालक के अंदर उसको प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या रुचियां उसके बालक की हैं। अगर वह रुचियों को ध्यान में रख करके बालकों को सिखाता है तो उनके द्वारा जो भी सीखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं रूप से अपना एक विशेष प्रभाव छोड़ेगा। अन्यथा क्या होगा, अगर अरुचिकर ढंग से एक अध्यापक पढ़ाता है तो बालक सीखेगा तो सही, लेकिन उसमें सीखने का जो विशेष एक उत्साह होता है वो उत्साह नहीं रहेगा। और अगर बालकों की रुचि के अनुरूप ध्यान में रख करके बालक को सिखाया जाता है, चाहे उसे विज्ञान विषय पढ़ाया जा रहा है, अगर तो विज्ञान केवल मात्र उसको इस प्रकार से पढ़ाया जाए तो उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और अगर विज्ञान में कोई भी कंसेप्ट को पढ़ा रहा है तो उसके इंटरेस्ट को साथ में लेकर के, मान लीजिए उसको चतुर्भुज के बारे में या पढ़ाना है तो चतुर्भुज आकार की वस्तुओं को लेकर के उसको पढ़ाए तो ज़्यादा प्रभावित रहेगा। और मान लीजिए चतुर्भुज के साथ साथ मान लीजिए उसको स्फीयर पढ़ाना है तो गेंद के द्वारा बालक रुचि का ढंग से समझ सकता है। अगर उसको स्फीयर का क्षेत्रफल सिखाना है तो गेंद का सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि बालक को, छोटे बालक को या बड़े बालक को गेंद से विशेष लगाव रहता है। तो खेल के साथ साथ अगर पढ़ाई करवाई जाती है तो उस बालकों की रुचि के अनुरूप उस कार्य को सही ढंग से सिखाया व पढ़ाया उनको जा सकता है। अब हम बात करेंगे अधिगम का समय। बालकों की रुचि के साथ साथ अधिगम का समय। अधिगम के समय में भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि सीखने और सिखाने में अगर समय का ध्यान रखा जाता है तो बालक द्वारा जो सीखा जाता है वो कहीं ना कहीं रूप से अधिक रूप से उसको प्रभावी बना सकता है। किस प्रकार से, मान लीजिए अगर बहुत कम समय में एक शिक्षक बहुत जल्दी से पढ़ाता है और उसको कम समय में समझाता है तो हो सकता है बालक की समझ में आए या ना आए, या उसके लिए बहुत अधिक समय ले लेता है। कई बार हम अधिगम के समय की बात इसलिए करते हैं, कई बार कई शिक्षक क्या करते हैं पढ़ाते वक्त, क्योंकि पढ़ाते वक्त शिक्षक को बार बार इसका ध्यान रखना चाहिए कि उसकी स्पीड का लेवल क्या है ना। और अगर उसकी स्पीड का लेवल अपने ध्यान में रखेगा अध्यापक तो उसके द्वारा अधिगम का समय विशेष रूप से उसको प्रभावित करेगा। अगर अधिगम के समय को ध्यान में नहीं रखा जाता है, मान लीजिए बहुत कम समय में पढ़ाया जा रहा है, तो बालकों की रुचि पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा और उनको सही ढंग से सिखाया नहीं जा सकेगा। और अगर अध्यापक अधिगम के समय का विशेष ध्यान रखता है, जनरली हम देखते हैं स्कूल या महाविद्यालयों में जो भी बालकों को पढ़ाया जाता है उसमें 35 से 40 मिनट का समय रखा जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि परिवर्तन आवश्यक है। सीखने के लिए
उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होना चाहिए, कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। अगर सीखने में एक अध्यापक समय का ध्यान नहीं रखेगा, उसको अधिक लेंथी भी ले जाएगा मान लीजिए, तो भी उसका अधिगम जो है वो ज़्यादा प्रभावित नहीं रहेगा, उसके द्वारा जो सीखा गया है वो ज़्यादा अपना प्रभाव नहीं रख पाएगा। और अगर समय का ध्यान रख करके अध्यापक उन बालकों को सिखाता है तो इस बात के लिए भी हम मान सकते हैं कि उसका शिक्षण फिर प्रभावित करेगा। बालकों को जो भी सिखाएगा वो उनके द्वारा जो भी सीखा जाएगा वो उनको और आगे की ओर अग्रसर करेगा, और उस शिक्षक के द्वारा जो भी पढ़ाया जाएगा वह अपने आप में विशेष ध्यान रखेगा। अगर समय का ध्यान एक अध्यापक रखता है, अगर 35 से 40 मिनट के अंदर वह अपना पढ़ाना जारी रखता है और उसके साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ विशेष इस बात का भी ध्यान दे कि उस समय में बालकों के लिए कुछ मनोरंजक विधियां भी अपनाता रहे, तभी उसका जो अधिगम का समय है उसके द्वारा जो सिखाया जा रहा है। मान लीजिए कई बार ये माना भी जाता है कि कक्षा का समय अगर मान लीजिए दोपहर को रख दिया जाए 3 बजे के बाद का, तो उसका ये भी ध्यान में रखा जाता है कि किस समय में कौन सा विषय पढ़ाया जाए। और अगर इस प्रकार से समय को ध्यान में रख करके बालकों को सिखाया जाता है तो वो अधिक रूप से अपना प्रभाव विशेष रूप से छोड़ सकता है। अगर उसका विशेष प्रभाव नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं से उसको प्रभावित करेगा। तो आज हमने जाना सबसे पहले सहायक कारकों के बारे में कि किस प्रकार से सीखने में जो सहायक कारक हैं उसके अंदर सामाजिक कारक किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं, और उसके बाद हमने बात की कि उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। चाहे हमने अभी प्रेरणा की बात की, और प्रेरणा के अंतर्गत हमने प्रतियोगिता की बात की, और उसके साथ साथ उसके द्वारा जो भी सीखा जा रहा है उसके अंदर शिक्षक का क्या रोल है उसको भी हमने जाना कि शिक्षक अपनी भूमिका को अगर सही ढंग से अपनाता है तो सीखने को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। तो आज हमने इस बात को जाना उसके लिए कि सीखने को किस प्रकार से हम प्रभावित कर सकते हैं। थैंक यू।